नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नौटियाल जी में, जहां पर हम इंडियन हिस्ट्री कवर कर रहे हैं अपने पहले सेक्शन में। और इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। और इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा जो सिलेबस पहुंच चुका है वो 600 BC के आसपास पहुंच चुका है। जहां पे हमने प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं हमने पढ़े थे 16 महाजनपद की कैसे 600 BC के आसपास में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 600 BC के आसपास 16 महाजनपदों का उदय हुआ और कैसे ये 16 महाजनपद एक साथ मर्ज होके मगध साम्राज्य में मिल गए और कैसे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। जिस मगध साम्राज्य में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, नंद वंश के बारे में, हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में, एवं हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में और कैसे डिक्लाइन होता है इस वंश का। तो ये वीडियो जो आएगी सबसे पहले मगध के उत्कर्ष आएगा, इसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो रेलेवेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर एवं फॉलो कर सकते हैं हमें टेलीग्राम पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो आता है मगध का उत्कर्ष। तो आगे उत्कर्ष का मतलब जो होता है अराइज होना, कैसे मगध अराइज हुआ, कैसे मगध एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरा आफ्टर द 600 BC, जब यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आ रहे थे और द्वितीय नगरीकरण की आधारशिला बन गई थी। तो बात करते हैं अंगुतर निकाय के अनुसार 600 BC के आसपास भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये महाजनपद द्वितीय नगरीकरण की आधारशिला बने, साथ ही साथ एक राजनीतिक वर्चस्व की अवधारणा प्रारंभ हुई। तो हम बात करते हैं अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय के अनुसार उसमें लिखा गया है कि भारत में 600 BC के आसपास में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो बात कर रहे हैं 16 महाजनपद। तो कैसे 16 महाजनपद यहाँ पर डेवलप हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये महाजनपद द्वितीय नगरीकरण की आधारशिला बने। कि द्वितीय नगरीकरण, क्योंकि प्रथम नगरीकरण जो हमने पढ़ा था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो गया था। द्वितीय नगरीकरण कहाँ होता है? द्वितीय नगरीकरण होता है 600 BC के आसपास में। 600 BC के आसपास में 16 महाजनपदों का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। तो आप महाभारत को तो आप भली भांति परिचित होंगे। महाभारत तो इसका जो उल्लेख है 16 महाजनपदों का वो महाभारत में भी मिलता है। क्योंकि महाभारत में आपने सुना होगा, जैसे महाभारत में आपने सुना होगा अंग, चेदी, मगध, कुरु, पांचाल, गंधार, मत्स्य आदि महाजनपदों का जिक्र हुआ है। जैसे अंगराज कर्ण आपने सुना होगा, मगध नरेश सुना होगा, चेदी नरेश सुना होगा, कुरु सुने होंगे, पांचाल सुने होंगे, गंधार नरेश आपने शकुनी आप काफ़ी भलीभांति परिचित होंगे। तो इन 16 महाजनपदों का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। तात्कालिक स्थिति में जिस प्रकार धार्मिक गतिविधियों का केंद्र मगध था, उसी प्रकार राजनीतिक गतिविधियों का आधार भी मगध ही बना। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि धार्मिक गतिविधियाँ जो हमने पढ़े थे कि रिलीजियस जो मूवमेंट चल रहे थे, रिलीजियस थे, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर राजनीतिक जो पॉलिटिकल मूवमेंट थे, जो पॉलिटी थी उस टाइम की, पॉलिटिकल सिस्टम जो था, इन्हीं दोनों का, रिलीजियस और पॉलिटिकल का, दोनों का जो सेंटर बना वो मगध ही बना। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे रिलीजियस चीज़ें भी आ गई थी और जहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें भी आ गई थी तो मगध में ही आ गया था। पूरी जो पावर शिफ्ट हो गई थी वो मगध में पूरी पावर शिफ्ट हो गई थी। 16 महाजनपद समय के साथ 4 महाजनपदों में मिल गए। तो जो ये 16 महाजनपद तत्कालिक 16 महाजनपद थे वो आगे चलकर 4 महाजनपदों में मिले। और यही 4 महाजनपद जिनमें कौशल, अवंती, वत्स तथा मगध थे, यही चारों महाजनपद मिलकर अंततः मगध में मिल गए। तो पहले 16 महाजनपद थे जो हमने पढ़ा, 16 महाजनपद जो हमने पढ़ा है, 16 महाजनपद पहले थे। उसके बाद ये 4 महाजनपदों में मिले और यही 4 महाजनपद चल के एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनकर उभरा जो मगध साम्राज्य बनकर उभरा। तो ये सिंपली हमने एक थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया आपको कि कैसे कैसे और कहाँ पे इसका जिक्र हुआ है। अब बात करते हैं कि मगध के उत्कर्ष के कारण क्या थे। ये आप देख सकते हैं। तो ये मैपिंग के अनुसार हम बता सकते हैं कि ये मगध एम्पायर है, या मैप में देख सकते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ये आप देख सकते हैं कि ये दक्षिणापथ है, साउथ इंडिया में जाने का जो ट्रेड के लिए यहाँ से श्रावस्ती से स्टार्ट होकर पूरा ट्रेडिंग का था। साउथ इंडिया में जो ट्रेडिंग करते थे और जो ये तक्षशिला से होकर जा रहा है ये उत्तरापथ कहलाता था। ये पूरे जो रास्ते थे ये ट्रेडिंग के रास्ते थे, यहाँ से व्यापार होता था।
अब बात करते हैं कि ये अलग अलग रीजन में है। जैसे हम बात करें तो बिम्बिसार के रीजन में इतना बड़ा रीजन था बिम्बिसार का। दूसरा बात करें तो ये अलग अलग, जैसे ये हो गया शिशुनाग वंश था, तो शिशुनाग वंश की जो ये रेंज आ रही है, दिस इज़ द शिशुनाग वंश। ये शिशुनाग वंश की है। जो मैंने 3 बात की थी कि यहाँ पे कौन कौन से, तो हर्यक वंश, अगर बात करें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश, इनके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो बात करें इनका जो एरिया था वो कैसा था, तो सबसे पहले बात करें तो जो ये आपको दिख रहा है सबसे पहले ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये अजातशत्रु के टाइम का था, और अजातशत्रु जो बिलोंग करता है वो हर्यक वंश से बिलोंग करता है। उसके बाद धीरे धीरे क्षेत्र प्रसार होने लग गया, ये अपना एरिया बढ़ाने लग गए। तो उसके बाद जो वंश आया शिशुनाग वंश, उस टाइम इतना एरिया कवर हो गया था। और बात की जाए अगर नंद डायनेस्टी में, तो नंद डायनेस्टी में इतना इंडिया का एरिया, लगभग इतना इंडिया का एरिया कवर होने लग गया था। इतना इंडिया, इतने बड़े क्षेत्र पर मगध साम्राज्य का विस्तार हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ जो पहले यहाँ पे थे, टाइम के साथ साथ जो मगध डायनेस्टी जो इतने तक केवल रीजन तक थी, वो टाइम के साथ साथ एक ब्रॉड एरिया में फैलने लग गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे भारत पर मगध साम्राज्य फैलने लग गया था। सारे जितने भी अलग अलग जो महाजनपद अलग अलग जगह लोकेशन में थे, वो सारे मर्ज होने लग गए थे धीरे धीरे मगध डायनेस्टी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब मगध के उत्कर्ष के कारण देखे जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट उत्कर्ष के कारण, अराइज कैसे होती है कोई डायनेस्टी। अराइज होने के लिए बहुत सारे रीजन होने बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रीजन जो आता है कि किसी डायनेस्टी का अराइज होना सबसे पहले कैसे अराइज होता है, तो अराइज होने के लिए सबसे पहले वहाँ पे क्या चाहिए, एग्रीकल्चर, जो कल्टीवेशन हो रहा है एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे वेपन कैसे बन रहे हैं आपको वॉर भी लड़नी है, तो वहाँ के लिए वेपन कैसे बन रहे हैं आपके, और सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्रीकल्चर कैसा है, आपका इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा है। तो एग्रीकल्चर अगर अच्छा होगा तो इकोनॉमिकल सिस्टम अच्छा रहेगा, टैक्सेस अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपकी एग्रीकल्चर कृषि अच्छी हो रही है तो आपको टैक्सेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, उससे आपकी इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल रूप से आप सुदृढ़ हो जाओगे। जब आप इकोनॉमिकल रूप से सुदृढ़ जाओगे तो आप वॉरफेयर में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, और अपनी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना सकते हो और अपना क्षेत्र प्रसार कर सकते हो। तो ये सारी कंडीशन जो मिल रही थी, सारी कंडीशन मगध में मिल रही थी। तो बात करते हैं कि मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण मगध की भौगोलिक स्थिति है, जिस कारण ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। प्रमुख कारण निम्नवत है। साम्राज्य का विस्तार गंगा यमुना के दोआब में होना, जिससे कृषि, सिंचाई तथा आवागमन की सुविधा हुई। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो ये मगध का जो विस्तार हुआ ये गंगा यमुना के दोआब में हुआ। आप देख सकते हैं मगध जनरली जो मगध डायनेस्टी आती है वो बिहार से लेकर, और बिहार में ही मतलब फली फूली वहीं से बढ़ी है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार से गंगा यमुना दोआब है, गंगा वहाँ से होके गुजरती है। तो क्योंकि वहाँ पे जब फर्टाइल लैंड होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, इरिगेशन सिस्टम अच्छा होगा, और आवागमन के लिए वो नाव सुविधा अच्छी हो जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण था कि ये गंगा यमुना दोआब में बसा हुआ था मगध, जहाँ पे रिवर गंगा और रिवर यमुना जाती थी, तो फर्टाइल लैंड होती थी। तो उस फर्टाइल लैंड की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा हुआ। एग्रीकल्चर जब अच्छा होगा तो इरिगेशन के लिए भी आपको क्या, सिंचाई के लिए भी आपको पानी मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी होना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख लौह अयस्क की खदानें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने बात की एग्रीकल्चर की, दूसरी बात यहाँ पर आ रही थी। जब बात कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर की तो यहाँ पर एक तो सबसे पहला है जो गंगा यमुना दोआब है। दूसरा बात करें यहाँ पे प्रमुख लौह अयस्क की खदानें थी झारखंड, बिहार में छोटा नागपुर का पठार, मतलब झारखंड में है जो छोटा नागपुर का पठार। तो सबसे खास बात यहाँ पर लौह अयस्क की खदानें, यहाँ इनको कच्चा लोहा जो रॉ मटेरियल, रॉ आयरन इनको मिल रहा था, रॉ आयरन मिल रहा था, जिससे ये क्या बना सकते थे, जिससे वेपन बना सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिससे क्या बना सकते थे, जिससे वेपन बना सकते थे, और वेपन का इस्तेमाल ये वॉर के लिए कर सकते थे या बैटल्स के लिए कर सकते थे, अपने क्षेत्र प्रसार के लिए कर सकते थे। तो ये सबसे बहुत ज़रूरी था जो यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही थी। अब बात करते हैं जिसमें नेक्स्ट बात करते हैं, तो बात करें तो जहाँ से लौह अयस्क आसानी से प्राप्त हो जाता था, जो अस्त्र शस्त्र वेपन बनाने के काम आता था और कृषि उपकरण के काम आता था। जंगलों में हाथियों का पाया जाना, क्योंकि जिनका उपयोग युद्ध में था, मालवाहक के लिए किया जाता था। यहाँ पे जंगलों में हाथी पाए जाते थे, क्योंकि जंगल भी थे, फर्टाइल लैंड है तो जंगल होंगे वहाँ पे। गंगा यमुना दोआब में काफ़ी ज़्यादा जंगल थे, बिहार में काफ़ी जंगल थे। तो जिनका उपयोग युद्ध में किया जाता था मालवाहक के लिए, यानी सामान ढोने के लिए किया जाता था।
तो हाथियों का मिलना एक थर्ड कारण हो गया। चौथा है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, एक सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम जो इनका था, जो भी राजा यहाँ पर आए, प्रशासन जो आए, तो मगध को समय समय पर उन्नत व योग्य राजा मिलते रहे, जिनकी उन्नत नीतियों के प्रतिफल के कारण ही इसकी उन्नति होती रही। और हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के काल में मगध अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंचा। तो जैसे जैसे यहाँ पे शासक अच्छे होते गए तो यहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट होता गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बात की जाए मगध साम्राज्य का प्रारंभिक काल। तो इसका प्रारंभिक काल तो बात की मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में यद्यपि मगध का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि ऋग्वेदिक पीरियड पहले था और 600 BC के आसपास खत्म हो गया। अथर्ववेद जो बाद में लिखे गए वेद हैं उनमें मगध का उल्लेख मिलता है। इवन द कई पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। तो मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत में और पुराणों से प्राप्त होती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध के प्राचीन लिखा लेकिन प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहदत्त था। तो सबसे पहले जिसने बसाया था ये मगध जो डायनेस्टी थी, सबसे पहले इसका जिस टाइम महाजनपद काल चल रहा था उस टाइम यहाँ पर जो शासक बना वो बृहदत्त था। वह जरासंध का पिता था। तो इस जरासंध का पिता था बृहदत्त। ये थे फाउंडर मगध डायनेस्टी के। तो मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी वसुमती थी या गिरिव्रज। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपको ये लर्न करना है कि मगध का प्रारंभिक राजधानी वसुमती, गिरिव्रज की स्थापना बृहदत्त के पिता वसु ने की थी। तो वसुमती या गिरिव्रज जो राजधानी थी, सबसे पहली राजधानी, उसकी स्थापना बृहदत्त के पिता वसु ने की थी। जरासंध का वध भीम ने किया, जो महाभारत में आपने देखा होगा। महाभारत में जरासंध का वध भीम ने किया है, तो वो उसी कहानी से रिलेटेड है। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। रिपुंजय जो थे ये एक्चुअली ये 16 महाजनपदों के समय का वंश बात कर रहा है, लेकिन मगध जैसे फैला तो हर्यक वंश सबसे पहले यहाँ माना जाता है। इसके बाद हर्यक वंश की नींव पड़ी। तो बात करते हैं हर्यक वंश, जिसे हम पितृहंता वंश भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वंश सिस्टम जो स्टार्ट हुआ तो ये हर्यक वंश या पितृहंता वंश से स्टार्ट होता है। तो बौद्ध एवं जैन धर्मों में इस वंश को हर्यक वंश कहा गया है। जो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ है इसमें इसको हर्यक वंश कहा गया है। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इस वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे, जिन्होंने मगध साम्राज्य की नींव रखी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो एक्चुअली में जो मतलब रियल इसको कहा जाए तो ये हर्यक वंश था और इसके सबसे पहले शासक बिंबिसार थे। आप देख सकते हैं फोटो, एक इसका इनकी एक फ़ोटो यहाँ पर है, एक चित्र बनाया गया है। बिंबिसार जिनका नाम श्रेणीय भी था, इन्होंने शासन किया 544 BC से 492 BC तक, यानी 544 BC से 490 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, लेकिन आजकल इसके लिए BC इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिफोर कॉमन एरा। तो जैन साहित्य में इसे श्रेणी कहा गया है बिंबिसार को। बिंबिसार मगध का सबसे पहला शक्तिशाली शासक था। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी, जो हमने अभी पढ़ा था गिरिव्रज जो बसाई थी, तो इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। बिंबिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों की सहायता से अपने राज्य का विस्तार किया। तो देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विजय जो जीते थे ये और वैवाहिक संबंधों की सहायता से। तो पुराने टाइम पे ये होता था कि अगर आप किसी डायनेस्टी पे अटैक कर रहे हो, तो या तो आप उसे हरा दो या आप उसके साथ वैवाहिक संबंध बना लो। तो आप जब संबंध बनाओगे तो आपकी हेल्प करेगी, क्या पता आपकी अंडर में भी आ जाए। तो ये सारी कंडीशन इन्होंने इस्तेमाल की, राजनीतिक जो इन्होंने ये टेक्निक इस्तेमाल की, ये सारी बिंबिसार ने इस्तेमाल की। इन्होंने 3 विवाह किए। पहला विवाह जो इन्होंने किया लिच्छवी गणराज्य से किया, दूसरा कोसल नरेश की बहन महाकोशला से इन्होंने विवाह किया था, और तीसरी जो इन्होंने विवाह किया था वो किया था मद्र नरेश की राजकुमारी क्षेमा से। तो तीसरा जो विवाह किया था वो मद्र नरेश की राजकुमारी क्षेमा से किया था। बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत की बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। तो इन्होंने क्या किया, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है कि इन्होंने जो अटैक तो करते थे, लेकिन जो इनके वश में नहीं रहता तो वहाँ से ये क्या करते थे, रिलेशन बना लेते थे। अब मैरिज रिलेशन बना लेते थे, विवाह कर लेते थे, जिसके कारण दूसरा जिसके साथ इन्होंने मैरिज रिलेशन बनाया है उस राज्य से इन्हें सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता था। इस वजह से भी दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो अवंती महाजनपदों में से एक था, तो वहाँ के नरेश जो कोई बीमारी से ग्रसित थे, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर एक राज्यवैद जो इनका पर्टिकुलर अपना राज्यवैद था जीवक, उसको वहाँ भेजा। इस वजह से वो सिंपैथी जो मिली, इस वजह से उनको अवंती से के साथ एक अच्छे रिलेशन क्रिएट हो गया था, जिससे यह राज्य भी मगध में मिल गया।
यह बौद्ध धर्म था जैन धर्म दोनों को मानता था। तो हमने प्रीवियस सेक्शन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अच्छे से डिस्कस किया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यह बौद्ध धर्म था जैन धर्म दोनों को मानता था। इसने राजगृह नामक नए नगर का निर्माण किया। तो इन्होंने राजगृह नामक एक नगर बसाया और इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि ये वंश पितृहंता वंश कहलाता है, जिसमें किंग को उसके बेटे ने मार दिया, फिर जो उसका बेटा किंग बना उसको उसके बेटे ने मार दिया। तो पितृहंता, अपने फादर का जो हत्या करने वाले को पितृहंता वंश कहा जाता है। तो इसकी हत्या जो है अजातशत्रु ने इसी के पुत्र ने कर दी राज पाने के लिए। तो ये बिंबिसार यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट बात की जाए अजातशत्रु की, जो इनके बेटे थे, बिंबिसार के बेटे। तो अजातशत्रु का युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजित से हुआ। प्रसेनजित से इनका युद्ध हुआ और प्रसेनजित की हार के बाद उसने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया। तो जो प्रसेनजित थे, जो कौशल नरेश प्रसेनजित थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह इनसे किया, क्योंकि पहले बैटल हुई उन दोनों के बीच में। जब इनकी बैटल, ये आप देख सकते हैं, एक फ़ोटो यहाँ पे है अजातशत्रु की, एक कोई मूर्ति है, इसकी फ़ोटो है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब इन्होंने बैटल की, कौशल नरेश, कौशल जो अलग से 16 महाजनपदों में से एक था, वहाँ उनके जो किंग थे प्रसेनजित, जब उन्होंने बैटल की प्रसेनजित से, तो प्रसेनजित हार गए। तो प्रसेनजित ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और एक फैमिली रिलेशन बना दिया, ताकि आप हमारे साथ अच्छे से रहें, और ये सारी कंडीशन होने लगी। अजातशत्रु ने वैशाली लिच्छवी को जीतकर मुगल में मिला। तो इन्होंने अपना क्षेत्र जो प्रसार किया, आप देख सकते हैं जो ये क्षेत्र एरिया दिख रहा है, ये अजातशत्रु के समय का है। ये जो एरिया दिख रहा है आप देख सकते हैं, इसमें आजकल का यूपी भी है और बिहार भी है, और इसमें थोड़ा थोड़ा एमपी का भी जो पार्ट नीचे जो आ रहा है, यहाँ पर जो आ रहा है एमपी का पार्ट भी है। तो कवर करते गए। यह बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों धर्मों का पोषक था। तो ये दोनों धर्मों को फॉलो करता था और दोनों धर्मों को संरक्षण प्रदान किया था। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध महानिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो हमने पढ़ा था, तो अजातशत्रु का टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम, जिस टाइम गौतम बुद्ध महानिर्वाण को प्राप्त हुए। इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने जो राजगृह, जो राजधानी बसाई थी, इनके फादर ने जो राजधानी बसाई थी बिंबिसार ने, तो इन्होंने इसी राजगृह में स्तूपा का निर्माण किया। ये बौद्ध धर्म को क्यों मानते, तो इन्होंने स्तूपा बनाया। इसके शासनकाल में राजगृह की गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति, तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था बौद्ध संगीतियाँ, तो सबसे पहले बौद्ध संगीति जो हुई थी वह राजगृह की गुफा में हुई थी। तो ये 483 BC में जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की, जो हमने पढ़ा कि पितृहंता वंश था। तो इसके पुत्र ने इनकी हत्या, जैसे इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, इनकी हत्या भी इनके पुत्र ने कर दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ जूम करके दिखा देते हैं आपको। तो आप देखिए यहाँ पर, ये जो है, ये श्रावस्ती है, वैशाली है, पाटलिपुत्र है, चंपा है, राजगृह है, वाराणसी है, कौशाम्बी है, विदिशा है, उज्जैन है। तो ये पूरा जो पार्ट आ गया था, ये मगध साम्राज्य में मिल गए थे। अब हम इसके बाद भी आगे कंडीशन आती है, इसके बाद कंडीशन आती है कि पूरा जितना ऑल ओवर द इंडिया, पूरा भारत अखंड भारत जो है, वो पूरा मगध साम्राज्य में मिल जाता है आने वाले समय पर। अब बात करते हैं इनके पुत्र उदयन की, जो इसके बाद किंग बने। अभी हम हर्यक वंश ही पढ़ रहे हैं। तो हर्यक वंश में उदयन का जो टाइम टेन्योर आता है वो आता है 460 BC से 444 BC तक। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो सबसे पहले जो खास बात इन्होंने की है, इन्होंने गंगा और सोन नदी जो अमरकंटक माउंटेन से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ियों से 3 नदियाँ निकलती हैं, सोन, नर्मदा और महानदी। तो इन्हीं में से एक सोन है, जो सोन नदी है, जो गंगा के साथ पाटलिपुत्र की जगह मिलते हैं। तो उन्होंने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। पाटलिपुत्र जो आजकल पटना के पास में ही, मतलब पटना ही नाम से जिसे कहा जाता है, तो इस नगर की स्थापना इन्होंने की थी, उदयन ने। तो इनकी हत्या की गई थी। उदयन के बाद उसके पुत्रों ने राज किया, जो 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक में। अलग अलग टाइम पे इन्होंने राज किया। बाद में जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से हटाकर शिशुनाग नामक अमात्य, जो शिशुनाग नामक मंत्री था, उसको राजा बना दिया। तो क्योंकि ये सबसे खास बात, ये आप देख सकते हैं कोई मूर्ति है इनकी, और ये पाटलिपुत्र यहाँ नगर बसा हुआ है, रिवर गंगा के किनारे और सोन नदी के संगम पर। ये आप देख सकते हैं, ये नगर बसा हुआ है। तो क्योंकि राज में सबसे खास कंडीशन आ रही थी कि जो ये हर्यक वंश था, हर्यक वंश की बात जब कर रहे हैं, तो हर्यक वंश में सबसे खास बात आ रही थी कि जो भी किंग बन रहा था,
जो भी किंग बन रहा था उसका बेटा जो होता था सन, वो अपने फादर को मार रहा था। फिर इसके बाद इसका सन अगर किंग बने तो ये अपने फादर को मार रहे थे, लगातार ये पितृहंता लगातार अपने फादर को मार रहे थे लगातार। तो जनता इनसे रुष्ट हो गई थी। तो जनता ने क्या किया, इनका एक मंत्री होता था शिशुनाग, तो उसको राजा बना दिया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हर्यक वंश का अंत इस प्रकार हुआ। अब बात करते हैं अगले वंश की, शिशुनाग वंश। जो शिशुनाग वंश यहाँ पे चला, तो सेकंड, क्योंकि शिशुनाग को बनाया था जनता ने चुनकर, तो शिशुनाग बन गया था। अब शिशुनाग के बनने के बाद सबसे खास बात, शिशुनाग कौन थे, तो इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जो कि अमात्य वर्ड जो यूज़ होता है वो मंत्री के लिए इस्तेमाल होता है। एक विशेष मंत्री जो चीफ मंत्री होते थे उनके लिए इस्तेमाल होता था। तो यह बनारस के राजा का गवर्नर था, बनारस के राजा का गवर्नर भी था। तो शिशुनाग का जो टाइम टेन्योर आता है वो आता है 412 BC से 394 BC तक, 412 BC से 394 BC तक। तो ये आप याद कर सकते हैं। और सबसे खास बात, आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको इनका PDF अवेलेबल करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि PDF, तो आप मैं लिंक वहाँ पे डाली है टेलीग्राम की, और ग्रुप में आपको PDF में मिल जाएगा प्रॉपर। तो बात करते हैं, इसने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था। जो शिशुनाग थे इन्होंने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। इन्होंने अपनी राजधानी को वैशाली में स्थानांतरित किया। जो अभी राजधानी जो राजगृह बनी थी मगध की, उसको फिर वैशाली में इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, वैशाली बना दी अपनी राजधानी। तो इनके बाद जो राजा बना, इनका पुत्र बना, वो कालाशोक यहाँ पर राजा थे। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे खास बात जो हो रही है कि राजा के बाद उसका पुत्र ही बन रहा है किंग यहाँ पर, या तो डायनेस्टी ख़त्म हो रही है सीधे, या उसके बाद सीधे सीधे पुत्र बन रहा है। तो इसके बाद आता है कालाशोक। कालाशोक आता है 394 BC से 346 BC तक। तो इसने जो काम किया कालाशोक ने, तो सबसे पहले इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित की। जो राजधानी वैशाली शिशुनाग ने, इसके फादर ने जो कन्वर्ट की थी, इन्होंने वापस अपनी राजधानी वहीं पे ले गई, और इसके काल में राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। तो इन्होंने भी राजधानी पाटलिपुत्र ही रखी। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। सबसे खास बात, तो इनके शासनकाल में सेकेंड बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो 383 BC में हुई थी। क्योंकि पहली वाली जो हुई थी 483 में हुई थी, BC में हुई थी, और सेकेंड वाली 300 BC में। तो सेकेंड वाली जो हुई थी वो कालाशोक के समय हुई थी। कालाशोक की हत्या किसी ने चाकू घोंप के की, तो इनकी भी हत्या की गई थी। अब आप एक चीज़ यहाँ आइडिया लगा सकते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे लग रही है, कि जो भी किंग बन रहा है वो थ्रोन पे तो बैठ रहा है, किंग राजगद्दी पर बैठ रहा है, उसके बाद उसकी हत्या की जा रही है। तो देख सकते हैं हम कि राजा बनने के लिए अपने फादर को भी मारा जा रहा है। तो कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि कितना मतलब ज़रूरी पद हो गया था पॉलिटिकल पावर, और आज भी है पॉलिटिकल पावर के लिए, कुर्सी के लिए लोग किसी की भी हत्या कर सकते हैं। ये कंडीशन आज भी चल रही है, तो आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब सबसे खास बात, जो इनके आखिरी जो वंशज थे, आखिरी थे जो शिशुनाग वंश के, तो वो थे महानंदिन, जिन्हें नंदीवर्धन भी कहा जाता है। और इनका जो टाइम टेन्योर आता है वो था 360 BC से 344 BC तक, सॉरी। तो महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक की, जो महाबोधि वंश जो बौद्धिज्म का एक वो है, एक होली बुक है, उसके अनुसार कालाशोक की हत्या उसके 10 पुत्रों ने संयुक्त रूप से, कालाशोक की हत्या के बाद उसके 10 पुत्रों ने संयुक्त रूप से 22 वर्षों तक शासन किया। जब कालाशोक की हत्या हो गई थी, उसके बाद उसके 10 पुत्र जो थे, उन्होंने पहले एक ने, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर ऐसी कंडीशन करते करते पहले ने, फिर दूसरे ने, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइम टेन्योर के साथ सबने शासन किया। टोटल 22 वर्षों तक शासन किया, जिनमें से महानंदिन प्रमुख था। तो महानंदिन जो थे वो कालाशोक के पुत्र थे, और इन्होंने काफ़ी मतलब ये जो थोड़ा वर्चस्व में रहे होंगे वाले पुत्र, तो इन्होंने ज़्यादा समय तक राज किया। महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ, तो यही महानंदिन अंतिम शासक बना। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त कर एक नए राजवंश की स्थापना की, जो नंद वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो महापद्मनंद जो थे, अब एक नया वंश जो आया है, पहला हमने स्टार्ट में मैंने बात की थी कि हर्यक वंश होगा पहले, फिर शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा, और इसी के बाद मौर्याज का राइज होगा। तो हम हर्यक वंश पढ़ चुके हैं, हम शिशुनाग वंश पढ़ चुके हैं, और ये नंद वंश पढ़ना है। और मौर्य जो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिलेगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में पूरा मौर्यन सेक्शन होगा। तो बात करते हैं नंद वंश की। शिशुनाग वंश के ख़त्म होने के बाद नंद वंश आया। तो महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश को ख़त्म किया और नए राजवंश जो नंद वंश के नाम से है। अब बात करते हैं नंद वंश की। तो नंद वंश के संस्थापक जो आप देख सकते हैं महापद्मनंद थे।
शिशुनाग वंश के बाद मगध राज्य का नंद वंश के हाथों में आ गया। तो शिशुनाग वंश जब खत्म हुआ तो नंद वंश के हाथों में पूरा, मतलब मगध साम्राज्य पूरा नंद वंश के हाथों में आ गया। इस वंश में 9 राजा हुए और इसी कारण इन्हें नवनंद कहा जाता है। तो 9 राजा हुए जिन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड के लिए मगध पर राज किया। यह प्रथम गैर क्षत्रिय शासकों में प्रथम था। तो बात की जाए, क्योंकि अभी तक तो जितने सारे थे, क्योंकि उस टाइम जो कास्टिज्म में चेंज हो गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, तो ये चेंज हो गए थे। तो क्षत्रिय जो राज कर रहे थे, सबसे पहले क्षत्रिय जो थे वो राज कर रहे थे। और इसी के बाद जो पहला वंश था जो गैर क्षत्रिय था, जो क्षत्रिय नहीं था, वो नंद वंश था, पहला वंश। तो सबसे पहला जो शासक था गैर क्षत्रिय में वो थे नंद, महापद्मनंद। तो पहले संस्थापक थे नंद वंश के। अब बात कीजिए महापद्मनंद का एरिया। तो आप देख सकते हैं थोड़ा जो रीजन है वो बड़ा है काफ़ी। ये देखिए यहाँ पे पूरा रीजन यहाँ तक हुआ है। इसमें यहाँ पे गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर ऊपर जो नाउडेज पाकिस्तान है, गंधार को भी मिला लिया था पूरा। तो काफ़ी बड़ा एक साम्राज्य खड़ा कर दिया था महापद्मनंद ने। यह प्रथम गैर क्षत्रिय शासकों में था। यह इसके समय तक हुए सभी मगध शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। तो अभी तक जितने भी पीछे जो शासक थे, जो अपने वंश पढ़े, सबसे शक्तिशाली इनमें जो महापद्मनंद था। अभी तक जितने भी सारे शासक आए हो, चाहे बिंबिसार आया हो, चाहे कालाशोक आया हो, चाहे अजातशत्रु आया है, इनमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होना लाजमी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन इन्हें मिल चुका था। तो इसने पहली बार कलिंग की विजय की। तो कलिंगा जो यहाँ उड़ीसा में पड़ता है, कलिंगा, इन्होंने पहली बार कलिंगा की विजय की। तो वहाँ नहर भी खुदवाए, नहरों का काम भी करवाए। इसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल, जो कलिंग के राजा थे, उन्होंने लिखा अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में कि जो महापद्मनंद थे, इन्होंने वहाँ पर नहरों का निर्माण करवाया था। तो इसका जो साक्ष्य मिले वो मिले हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसको खारवेल ने लिखवाया है। इस अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से जैन प्रतिमा उठा लाया था। तो कलिंग से इन्होंने जैन की प्रतिमा उठा दी, जैन प्रतिमा थी, उसे उठाकर ये मगध लेकर आया था, मगध लेकर आ गया था। व्याकरणाचार्य पाणिनि इनके मित्र थे। तो जो व्याकरणाचार्य, आपने पाणिनि का नाम सुना होगा, संस्कृत व्याकरणाचार्य, तो इनके अच्छे मित्र थे। और उत्तर भारत का यह प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। तो उत्तर भारत का अगर बात करेंगे, आप देख रहे हैं नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा ये जो डायनेस्टी है, नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा फैली है। ये आप देख सकते हैं नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा डायनेस्टी फैली है। पूरा यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल से लेकर और इधर नाउडेज पाकिस्तान, ये क्योंकि यहाँ पे एक गंधार डायनेस्टी, गंधार थी, गंधार महाजनपदों में से एक था, वो भी कवर हो गया था पूरा। तो नॉर्दर्न रीजन में पूरा फैला। तो ये सबसे शक्तिशाली सम्राट जो आज तक हुआ था, ये महापद्मनंद हुआ था। इसके टाइम तक हम ये बात नहीं कर रहे हैं, इसके बाद अदर बहुत सारे सम्राट हुए जिन्होंने ऑल ओवर द इंडिया, जो आज देख सकते हैं, इतना बड़े साम्राज्य पर राज किया। लेकिन तत्कालिक समय तक महापद्मनंद बहुत बड़ा सम्राट था। अब बात करें नंद वंश का अंतिम शासक के बारे में बात की जाए, जो था घनानंद। अंतिम शासक, क्योंकि इसके बीच में काफ़ी जो नवनंद हुए थे, तो नवनंद तो थे, लेकिन इनमें से जो अंतिम शासक था, प्रथम शासक पड़ा महापद्मनंद, और अंतिम शासक है घनानंद। इसके बारे में बात करते हैं, घनानंद, और कहीं कहीं धनानंद इसको लिखा गया। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अंतिम शासक जो था, अंतिम सम्राट नंदवंश का धनानंद अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक टैक्स लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। सबसे खास बात इन्होंने क्या किया था कि जनता पर अत्यधिक टैक्स लगा देता था, और जो लोकल इसकी पब्लिक थी वो इससे रुष्ट हो गई थी, सेटिस्फाइड नहीं थी। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो इसके बाद घनानंद के बाद ही मौर्यन डायनेस्टी का राज हो। आप देख सकते हैं ये जो चाणक्य हैं, तो इसी का ही फायदा उठाया, क्योंकि टैक्सेस था, जनता रुष्ट थी। तो जब जनता रुष्ट हो जाती है तो एक रिबेलियन ग्रुप खड़ा हो जाता है जो विद्रोह करता है, क्योंकि अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो हनन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और इन्हीं का नेता बनकर चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा हुआ। चाणक्य ने की मदद से इसे मारकर मौर्य वंश की नींव रखी। तो चाणक्य की मदद, जो ये चाणक्य इनके गुरु हैं, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी, तो इन्होंने अपने गुरु की मदद से घनानंद को गद्दी से हटाकर वहाँ पर मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी। घनानंद के शासनकाल में ही सबसे खास बात जो घटना हुई थी, यहाँ पर भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ। वैसे बाहरी विदेशी तो यहाँ पर काफ़ी आने लग गए थे, लेकिन जो सबसे फेमस है अलेक्जेंडर की जब बात की जाए, सिकंदर की बात की जाए, तो 326 जब यहाँ पर घनानंद राज कर रहे थे भारत पर, नॉर्दर्न रीजन पर भारत पर, तो यहाँ पर सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का जो अटैक हुआ था, इन्हीं के समय हुआ था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। सबसे खास बात, तो ये जैनिज्म को फॉलो करते थे, जो नंद शासक थे जैनिज्म को फॉलो करते थे।
नंद शासक के उपरांत भारत में मौर्य वंशीय राजाओं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार तथा अशोक जैसे महान राजाओं ने राज्य किया तथा मगध का राज्य प्रसार किया। तो अब देख सकते हैं कि तीन जितने हमने पढ़े, हमने हर्यक वंश पढ़ा, हमने शिशुनाग वंश पढ़ा और हमने पढ़ा था इसमें नंदवंश। हमने पढ़ा इसमें नंद वंश। तो नंद वंश, इन तीनों वंशों के खत्म होने के बाद यहाँ पर जो इसके बाद जो वंश आया वो आया मौर्य वंश। और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कारण साफ था, जो पब्लिक थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी, टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और काम उतना नहीं हो रहा था। तो उन्हीं में से इसके विरोध में जो खड़े हुए इनके चाणक्य, क्योंकि एक कहानी भी है कि चाणक्य जो थे ये पहले घनानंद के दरबार में थे और घनानंद ने इनकी बेइज्जती की थी। उसके बाद ये वहाँ से चले गए और उसका बदला इन्होंने इस प्रकार लिया कि पूरा जो तख्त था वो तख्त पलट कर दिया और जो बागडोर थी वो मौर्य साम्राज्य के हाथ में आ गई। जो चंद्रगुप्त मौर्य, आप देख सकते हैं फोटो में यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य दिखाए जा रहे हैं, तो इनके हाथों में आ गई। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्यन डायनेस्टी कैसे फली फूली वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी कैसे पावर में आई। और मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, इनके वर्क पढ़ेंगे और उसके बाद बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अशोका, द ग्रेट अशोका के बारे में पढ़ेंगे कि अशोका के क्या कार्य थे। तो ये जो मौर्यन डायनेस्टी का जो पूरा सेक्शन चलेगा ये कम से कम 3 या 4 वीडियोज़ में आएगा, उसी में हम कवर कर लेंगे पूरा मौर्यन डायनेस्टी। तो थैंक यू, आपका सब्सक्राइब कीजिए चैनल और हमारे साथ जुड़े रहिए स्टडी विद नौटियाल जी के साथ।